हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो है फेज इक्विलिब्रिया का कुछ ग्राफ्स हैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वाटर सिस्टम ग्राफ। तो वाटर सिस्टम ग्राफ तो मैंने पहले ही बता दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर वाटर सिस्टम ग्राफ आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर और सारे ग्राफ समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसको मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो उसको देख लेना। तो इस वीडियो में हम स्पेशली करेंगे वाटर, मतलब जितने भी ग्राफ्स जो भी वन कंपोनेंट सिस्टम का ग्राफ है और टू कंपोनेंट सिस्टम का ग्राफ है, जो भी यूटेक्टिक पॉइंट, जितने भी ग्राफ पॉसिबल है वो आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा वाटर, इस वीडियो में क्या क्या रहेगा, वाटर सिस्टम का शॉर्ट में ग्राफ रहेगा, CO2 का ग्राफ रहेगा, और जैसे हमारे सल्फर का फेज डायग्राम होता है उसका बनाएंगे, सल्फर में कैसे बनता है, और डेंसिटी का कंपेयर वगैरह करके करा देंगे। वहाँ पे जो है कॉन्ग्रुएंट सिस्टम, इनकॉन्ग्रुएंट, प्रेटेक्टिक ग्राफ, ये सब बताएंगे। और जो है हमारा कूलिंग कर्व जो ग्राफ होता है वो बताएंगे। मतलब 4-5 ग्राफ है अप्रॉक्स, जो भी 5-6-7 ग्राफ बने वो हम लोग करेंगे। और कहाँ पे कौन सा क्लैपेरॉन इक्वेशन वैलिड होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो हाँ, आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, नोट डाउन करना। और ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फेज इक्विलिब्रिया से है। ठीक है, तो हेडिंग बनाना, फेज फेज एक तरीके से इसको ना हम वन शॉट में ही बोल सकते हैं कि फेज इक्विलिब्रिया वन कंपोनेंट और टू कंपोनेंट सिस्टम। अगर देखो ग्राफ समझ में हमें आ गया ना तो आगे थ्योरी समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो ग्राफ समझने पे फोकस ज्यादा करना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थ्योरी भी पढ़ लेना, बट ग्राफ समझ लोगे तो थ्योरी आसान हो जाएगी। फेज इक्विलिब्रिया, ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें क्या है हमारा, इसमें जितने ग्राफ्स हैं, जितने फेज डायग्राम है हमारे, ठीक है, फेज डायग्राम्स, फेज डायग्राम्स जितने हैं पॉसिबल है, कौन कौन से हम इसमें बताएंगे। हमारा है वाटर सिस्टम का, वाटर है, CO2 है, सल्फर का है, और एक क्वेश्चन का हिंट भी देंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सल्फर है, और जो हमारा कूलिंग कर्व है, कूलिंग कर्व। ठीक है, ये हमारा बीच में इतने ग्राफ्स बनेंगे। और इसके हमारे यूटेक्टिक पॉइंट जो आता है इसमें आएगा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट एंड प्रेटेक्टिक, प्रेटेक्टिक, इसको इनकॉन्ग्रुएंट ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेटेक्टिक, मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो इसको जब बताएंगे तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंटेंट होने वाला है वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, हमने वाटर सिस्टम का तो बताया है, बट ना शॉर्ट में बता देते हैं वाटर सिस्टम का। बाकी CO2 वगैरह इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ जाओगे ना तो आगे से अच्छे से हो जाएगा। हम लोग कैसे, कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, ये सब कुछ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कहाँ पे रिड्यूस फेज रूल भी अप्लाई होगा इस पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर सिस्टम से। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पहला ग्राफ है वो है वाटर सिस्टम। क्या है, वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम में देखो क्या होता है, हमें कंपेयर करना भी ग्राफ को आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कंपेयर में हमें बोल देते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि कंपेयर द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम वर्सेस CO2 ग्राफ। ठीक है, तो ये कंपेरिजन भी हमको आना चाहिए। कंपेरिजन कैसे आएगा, कंपेरिजन हमें तभी आ सकते हैं जब हमको सारे कॉन्सेप्ट इसके बीच में, इसके वाटर सिस्टम का, CO2 का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग को अच्छे से इसलिए ये वाटर सिस्टम का ग्राफ पहले देखना है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे आसान हो जाएगा। और ठीक है, तो हम वाटर सिस्टम का ग्राफ बनाते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से ये इधर टेम्परेचर होगा, ठीक है, इधर हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर होगा। ठीक, अब ये ना बुक में आपको मिलेगा कि ये क्लोज पूरा, मतलब कि ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, बस ये समझो, सॉरी वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं, लिख देंगे। प्रेशर ATM में भी ले सकते हैं हम,
मरकरी में भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 180 इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी होता है, तो हम जानते हैं उसको एक अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बनाना कैसे है, देखो जो वाटर सिस्टम का जो ये प्रेशर वाली एक्सिस है ना, ये प्रेशर की एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, हमारी टेम्परेचर की एक्सिस हो गई। तो जो वाटर सिस्टम में हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है ना, वो प्रेशर एक्सिस से स्टार्ट होता है, यू समथिंग में, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे होता है। अब जो हमारा फ्यूजन कर्व होता है, अभी बताऊंगा फ्यूजन कर्व कहाँ पे है, सब्लिमेशन कर्व। तो जो फ्यूजन कर्व होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस होता है। फ्यूजन कर्व हमारा ये होता है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम फ्यूजन कर्व बोलते हैं। फ्यूजन कर्व पे हमारा सॉलिड और लिक्विड पे इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर के एक्सिस की तरफ बेंड होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखो इस फेज में पूरा हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉलिड होगा। सॉलिड मीन्स आइस, क्योंकि वाटर की बात हो रही तो आइस ही होगा। और यहाँ पे ये पूरा वेपर्स होंगे हमारे, या गैसियस स्टेट होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे होगा हमारा H2O, ठीक है। ये कर्व हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। और पिछले वीडियो में अच्छे से इसको और एक्सप्लेन किया है, क्लासेस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन कहाँ पे कौन सा फॉलो होगा, ये सब उसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन सारी कुछ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो प्लीज अगर इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो देख लेना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और कोई भी वीडियो देखो तो थोड़ा एंड तक देखो जिससे समझ में आए, ठीक है। सब्लिमेशन कर्व है ये हमारा, जो ये वाला कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला कर्व है, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। इसको हम या वेपराइजेशन कर्व भी बोल सकते हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, बुक वगैरह में लिख देगा वेपर प्रेशर कर्व, सेम ही है, ठीक है। वेपराइजेशन कर्व, ठीक है। ये वेपराइजेशन कर्व, फ्यूजन कर्व और सब्लिमेशन कर्व। अब इसमें क्या होगा ना, हमारे सब्लिमेशन कर्व में देखो यहां पे जो होगा, जो सब्लिमेशन कर्व में होगा, यहाँ पे जो वाटर हमारा ना, ये सॉलिड से H2O इक्विलिब्रियम होगा किससे, लिक्विड। मतलब इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे वाटर सॉलिड इक्विलिब्रियम विद वाटर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन कर्व पे यहाँ पे H2O जो है सॉलिड फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद H2O इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। हियर in this curve also H2O in liquid form is equilibrium with H2O in solid form, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हमारे हो जाएंगे। अब देखो ये होता है क्या, ये होता है अपना ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे हमें मालूम है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पे हमारा जो होगा H2O जो है वो लिक्विड इज इक्विलिब्रियम विद H2O in solid is equilibrium with H2O in gaseous state, ठीक है। ये तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम होता है। अब देखो ये ट्रिपल पॉइंट कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कितने टेम्परेचर पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है। मतलब इस टेम्परेचर पे अगर ये इसको डॉटेड लाइन यहाँ से टेम्परेचर एक्सिस से अटैच करोगे, तो ये जो आएगा 0.0075 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस पे, और यहां से प्रेशर एक्सिस से अटैच करोगे तो 4.58 मिलीमीटर मर्करी, मतलब कि 4.58 मिलीमीटर मर्करी और प्रेशर, और 0.0075 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा वाटर का होगा वो 3 फेज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में भी, सॉलिड के फॉर्म में भी, गैसियस के फॉर्म में भी, ठीक है। ये एकदम फिक्स टेम्परेचर है, तो यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर है। अब इसके किसी भी टेम्परेचर और पे ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से यही चीज हो गया हमारा क्या, कि वाटर लिक्विड, यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, भी हमें मालूम भी है निकालने का तरीका क्या होता है, F = C - P+2, ये फेज रूल से आया है। तो यहाँ पे हमारा कितना फेज है, यहाँ पे देखो लिक्विड, सॉलिड,
गैसियस, मतलब 3 फेज है, कंपोनेंट 1 है, वाटर का कंपोनेंट ही है, और क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा C1 1 - 3 + 2, तो ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल 0 हो गया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इनवेरिएंट है, ठीक है, इनवेरिएंट है। अगर 1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसको यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट बोलते हैं, 2 होता है तो उसको बायवेरिएंट बोलते हैं, और 0 हो गया तो इनवेरिएंट हो गया, ठीक है। ऐसे इस पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे हमारा क्या होगा, इस वाले कर्व पे हमारा फेज 2 फेज होगा, लिक्विड और सॉलिड, ऐसे सारे कर्व पे 2 ही फेज होगा। और यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, F = C - P + 2, तो F = तुम्हारा हो जाएगा C कितना 1 है, -P कितना है 2 है, +2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1 हो गया, तो मतलब यूनिवेरिएंट हो गया। किसी भी कर्व पे हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएंट हो जाएगा, ठीक है, या मोनोवेरिएंट भी हो जाएगा। ऐसे इस वाले कर्व पे, ऐसे इस पे भी यूनिवेरिएंट हो जाएगा, इस पे भी सेम हो जाएगा। अगर किसी रीजन में देखोगे तो, अगर इस रीजन में देखोगे तो ये रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेज कितना है 1 है, लिक्विड का फेज ये है, ऐसे यहाँ पे 1 फेज होगा, ऐसे यहाँ पे भी 1 फेज होगा, कंपोनेंट 1 हो गया, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाता हमारा बाय वेरिएंट, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो ना इजीली, गिब्स फेज रूल में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे कुछ समथिंग में, ये यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 atm प्रेशर, या हमें मालूम है 1 atm में 760 मिलीमीटर मरकरी होता है, यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो जो ये प्रेशर एक्सिस से आएगा और ये यहाँ से आएगा, जो प्रेशर एक्सिस से 1 atm पे हमें मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मोस्टली फ्रीज आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मोस्टली बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड आ रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वाटर सिस्टम का ग्राफ हो गया। इसी के अकॉर्डिंग ऐसे इसको समझ लेना अच्छे से। और इसमें अगर इक्वेशन, अगर हमें क्लैपेरॉन इक्वेशन बताना है तो क्या हो जाएगा, क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसमें क्या हो जाता है 2 फॉर्म है, ऐसे सबका बता सकते हो, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया तो उसको हम थोड़ा इसको स्पीड बनाते हैं, dp/dt = 2 हो जाएगा। जैसे अगर सपोज वेपराइजेशन का बताना है, ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, ये मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन का तो सब्लिमेशन, ठीक है, वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर वॉल्यूम, वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन देखो ये है, तो ये क्या हो रहा है लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो वेपराइजेशन कर्व में ये आ रहा है, तो ये हो गया। जैसे सब्लिमेशन करना है तो ये क्या हो रहा है सॉलिड से, अब इसी में बता दे रहा हूं, अगर सब्लिमेशन कर्व हो रहा है तो सब्लिमेशन में भी यहाँ पे सब्लिमेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनिशियल से फाइनल वो वाला सिस्टम है। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट, इंटीग्रेटेड क्लैपेरॉन इक्वेशन पे क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा ln P2/P1 = मोलर इंथैल्पी ऑफ, ठीक है, अगर वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन लिख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय R × 1/T2 - 1/T1, ठीक है। इसका भी एक बार वो डेरिवेशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। ऐसे हम लोग किसी भी फेज में, किसी एरिया में हमें निकालना हो तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटर सिस्टम में ऑलमोस्ट इतना ही। हाँ, एक चीज और बताना है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है ना, यहाँ पे ही होगा, ये होगा हमारा, देखो ये समथिंग अराउंड में ऐसे ऐसे डॉटेड से आएगा यहाँ पे। तो जो क्रिटिकल हमारा ये होता है 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ H2O, ठीक है। और जो ये क्रिटिकल प्रेशर होता है हमारा समथिंग अराउंड में यहाँ पे 218 atm,
ये क्रिटिकल प्रेशर हो गया, CP में लिख दे रहा हूँ, मतलब क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो ये क्रिटिकल प्रेशर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 374 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, अपने कॉपी में अपने पास बना के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इक्वेशन बना लेना। अब हम लोग आते हैं ना ऐसे CO2 और सल्फर, ठीक है। अब CO2 का आते हैं हम लोग ग्राफ बनाने कि CO2 में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, मैं इसको क्योंकि रफ कर दूंगा, ठीक है, रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ले लो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, ठीक है, ले लिए होगे। अब हम ना, अब H2O का हो गया हमारा, अब फेज डायग्राम ऑफ CO2 का करेंगे। अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, अगर फेज डायग्राम ऑफ वाटर समझ में आ गया तो CO2 का भी आसान से ही आ जाएगा वो, क्योंकि इजी है बहुत, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं CO2 वाले में, ठीक है। क्योंकि अगर वाटर और CO2 में ना थोड़ा कंपेरिजन भी पूछ लेता है, कंपेरिजन द ग्राफ ऑफ वाटर एंड CO2 सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, अब अपना सेकेंड ग्राफ है हमारा वाटर का हो गया, वाटर सिस्टम का जो ग्राफ है वो हो गया। अब हमारा सेकेंड आएगा, जो हमारा सेकेंड ग्राफ है, ये क्या है, फेज डायग्राम, डायग्राम ऑफ CO2 सिस्टम, ठीक है, CO2 सिस्टम। अब फेज डायग्राम ऑफ CO2 सिस्टम में क्या है, फेज डायग्राम ऑफ CO2 में क्या होता है, देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी होगी सिमिलर है, ये हमारी होगी प्रेशर एक्सिस, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर एक्सिस, ये हमारी होगी टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है। अगर इसको चाहो तो कर्व क्लोज में भी कर सकते हो, ठीक है, बुक्स में दिए, बट समझना है, मैं अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें पॉइंट ये है ना कि वाटर सिस्टम, चलो ठीक है पहले बताते हैं, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हमारा फ्यूजन कर्व होता है ना, फ्यूजन कर्व में समझना, फ्यूजन कर्व क्या होता है, जो यहाँ पे फ्यूजन कर्व होता है हमारा ना, वो हमारा जो है क्या कहते हैं, जो प्रेशर एक्सिस है इससे अवे होता है। वाटर सिस्टम में क्या होता है, वाटर सिस्टम में इसके जस्ट उलट होता था, वाटर सिस्टम में जो हमारा फ्यूजन कर्व होता था वो टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस होता था, ठीक है, प्रेशर एक्सिस के टूवर्ड्स होता था, क्योंकि उस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है, तो वो आगे और किसी वीडियो में समझा देंगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझना है। तो इसमें जो होता है ना, ये अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस होता है, बस याद रखना। ऐसे सल्फर में भी थोड़ा बहुत वेरियस है, तो हम सीधे सीधे एक साथ कंपेयर भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा होगा यहाँ पे, ये हमारा ये फ्यूजन कर्व होगा, सॉरी, ये हमारा समथिंग अराउंड में ये फ्यूजन कर्व हो गया, ठीक है। अब ये हमारा वेपराइजेशन कर्व हो गया। तो वाटर सिस्टम में कुछ समथिंग अराउंड में ऐसे हमारे ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है, CO2 सिस्टम में, सॉरी। और वाटर सिस्टम में क्या होता था, वाटर सिस्टम में ये जो फ्यूजन कर्व है ना, ये जस्ट प्रेशर एक्सिस के टुवर्ड्स में हो जाता था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ज्यादा प्रेशर एक्सिस की तरफ कर्वियस दिखाया था, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर है, ये अपना ट्रिपल पॉइंट हो गया, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है, हमें मालूम है, CO2 इन सॉलिड फेज इज इक्विलिब्रियम विद CO2 इन लिक्विड फेज इज इक्विलिब्रियम विद CO2 इन गैसियस फेज, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है, ये रीजन हमारा हो गया क्या, गैसियस का या वेपर्स का, ठीक है। ये हमारा रीजन हो गया क्या, ये लिक्विड का रीजन हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजन हो गया सॉलिड का, सॉलिड दैट मीन्स CO2, सारे CO2 के, ठीक है, तो ये समझ के रखना। अब ये हमारा क्या है, ये सब नॉर्मल मालूम है, फ्यूजन कर्व, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ये हमारा क्या है, ये सब्लिमेशन कर्व है, ठीक है, ये सब्लिमेशन कर्व है। ये क्या है, ये वेपराइजेशन कर्व है या वेपर प्रेशर कर्व है, वेपर प्रेशर लिख देता हूँ, पीछे वाले में मैंने लिख दिया था, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है। तो ये समथिंग अराउंड में CO2 का ऐसे होता है। अब यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट पे होता है ना हमारा, यहाँ पे 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। अच्छा, वाटर सिस्टम में ना मैंने मेटा स्टेबल स्टेट बताना भूल गया था, तो मेटा स्टेबल वाटर सिस्टम में, ठीक है, इसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें एक फेज क्या होता है, 3 होता है, और कंपोनेंट हमारा 1 है, CO2 है, ठीक है। और हम लोग कंपोनेंट वगैरह निकाल सकते हैं ना, जैसे गिब्स फेज रूल क्या था, P = C -
पी सी एफ इक्वल टू, एक सेकेंड, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू था। ठीक है, ये हमारा गिब्स फेज रूल था। अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट निकालने का भी तरीका वहां पे पता था, सी इक्वल टू एन माइनस ई था। एन क्या होता था, एन होता था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ई होता था इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो कंपोनेंट सिस्टम निकालने का भी हमारा ये यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इनिशियल में ही बताया था मैंने, पिछले वीडियो में भी बताया था और बुक में भी इनिशियल में दे रखा है। ठीक है, तो हम इस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 है और क्या हमारा, और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता था वो 0 आता था, इसलिए क्या होता था, ये इनवेरिएंट होता था। ठीक है, इनवेरिएंट। अब यहाँ पे देखो सॉलिड और इसमें जब इक्विलिब्रियम होगा तो मतलब CO2 जो होगा वो सॉलिड से यहाँ पे होगा। अब देखो जो ये टेम्परेचर आता है ना, ये ध्यान में रखना बस। जैसे वाटर सिस्टम का मैंने टेम्परेचर 2-3 बताया था, वो ध्यान में रखना है। तो इसका जो ट्रिपल पॉइंट आता है ना, वो आता है -57 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब ये आता है और यहाँ पे जो इसका प्रेशर आता है 5.2 ATM में। सोचो कितना ज्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर 5.2 ATM प्रेशर पे और -57 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो मतलब कंट्रोल करना सिस्टम इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, मतलब जनरली नहीं पॉसिबल होता है ना। ड्राई आइस का भी अभी इसी में आता है, ड्राई आइस क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तो -57 डिग्री सेल्सियस और 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फेज एक साथ ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी सब में सेम है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम है, इसके साथ, ये पिछले कर्व की तरीके से सिमिलर है, बस यहाँ पे ना ये टेम्परेचर चेंज था इसलिए इसका ये इतना डिफरेंस है। और दूसरा हमें मालूम है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पे कहीं 1 ATM होगा। ठीक है, ये रफली डेटा ले रहा हूं तो अपने अकॉर्डिंग आप स्केल से भी बना सकते हो। ठीक है, और -78 डिग्री सेल्सियस पे, -78 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट मीन्स हेयर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 जो होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, ये ड्राई आइस के फॉर्म में होगा। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड -78 डिग्री सेल्सियस CO2 डायरेक्ट सब्लिमेट या डायरेक्ट सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, मतलब डायरेक्ट इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर जैसे ही आया वो डायरेक्ट जो ये वेपर फेज है ना डायरेक्ट सॉलिडिफाइड हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है डिफाइन क्या होता है, तो डिफाइन भी अगर लिखना चाहो ड्राई आइस का क्या होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ ड्राई आइस। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो एट 78 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, CO2 इज डायरेक्टली solidified without converting into liquid phase। ठीक है, लिक्विड फेज मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस ये चीज हमें याद रखना है। और अगर सपोज आ भी जाए कि ड्राई आइस को अगर समझाने को आ जाए विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम, तो हम लोग ऐसे समझा सकते हैं, ग्राफ बना के जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, वाटर के कंपेरिजन में भी हम लोग कंपेयर करके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि फ्यूजन कर्व होता है, ये अभी फ्रॉम द एक्सिस होता है, बट इन द केस ऑफ वाटर फ्यूजन कर्व इज टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, इसमें ड्राई आइस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब अपना पॉइंट्स वहां पे बना के लिख सकते हो। तो CO2 में ऑलमोस्ट यही इतना पॉइंट है, और बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह निकाल ही सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने फेज होंगे, 2 फेज होंगे, कंपोनेंट 1 होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस कर्व पे, ठीक है, कर्व पे ध्यान रखना। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट। ठीक है, इस पे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे फेज कितना होता है, 1 फेज है, पूरा सॉलिड का फेज है। कंपोनेंट कितना है, 1 है, कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसलिए इस वाले रीजन में बाइवेरिएंट, या लिक्विड के प्योर रीजन में तो बाइवेरिएंट, इधर बाइवेरिएंट। तो ये CO2 का ऑलमोस्ट कर्व ग्राफ हो गया हमारा, फेज डायग्राम ऑफ CO2 हो गया।
तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, हाँ, और कॉपी पे निकाल के प्लीज़ नोट डाउन करो, तभी समझ में आएगा, ऐसे देखने से समझ में नहीं आता, ठीक है। और बाकी खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मुझसे जितना हो सकता था मैं अपने आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई बेस्ट। तो इसको समझा, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक है। मैं फिर सल्फर ग्राफ का बताऊंगा, ठीक है। तो एक साथ ही एक में बना लेंगे तो बार बार वीडियो चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। उम्मीद है आपने लिया होगा। अब हम लोग आते हैं सल्फर पे, ठीक है। तो हमारा फेज डायग्राम ऑफ CO2 हो गया, वाटर हो गया, इन दोनों का। अच्छा हाँ यार, इसमें भी मेटास्टेबल स्टेट नहीं बताया मैंने, देखो मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वाटर में भी और इसमें भी, ठीक है। जो मेटास्टेबल स्टेट होता है ना, जल्दी से छोटा बना के समझ लेते हैं हम लोग। हमारा ये टेम्परेचर हो जाता है, ये प्रेशर हो जाता है, ठीक है। हमने कुछ समथिंग में, देखो ये हमारा वाटर का हो गया, ये H2O का हो गया, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब देखो वो जो यहाँ पे है ना, यहाँ का क्या ऐसे बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखो टूवर्ड्स द एक्सिस है, यहाँ पे अवे फ्रॉम द एक्सिस होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा CO2 का ग्राफ हो गया, ठीक है। CO2 का ग्राफ हो गया, ये फ्यूजन कर्व होता है, इसका फ्यूजन कर्व है, ठीक है। अब जो मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है ना, ये मैं रफली बना रहा हूं तो थोड़ा ध्यान दे देना। ये जो पॉइंट होता है ना, ये विदाउट डिस्टरबेंस, ये डायरेक्ट कूलिंग होते 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 ये लिक्विड में ही रहता है, इसलिए जब थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस होता है ना तो डायरेक्ट इंस्टेंटली वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारा ना, ये यही मेटास्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। सिमिलर इसके भी केस में, इसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसे विदाउट, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट, ये हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। इसको इसके बाद जैसे ट्रिपल पॉइंट क्रॉस हो, इसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, बट ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होके ये सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना था, बट ये सॉलिड में ना कन्वर्ट होके इसी फेज में रह जाता है, इसलिए इसका मेटास्टेबल स्टेट ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये। अगर कंपेरिजन भी आ जाए तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सल्फर पे आते हैं, सल्फर सिस्टम पे। सल्फर सिस्टम में क्या था हमारा, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। इसको बेसिकली मैंने तुम्हें कंपेयर करने के चांस से भी बनाया था, कि जिससे देख लो कि बनाते हैं हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं किस पे, सल्फर सिस्टम पे। सल्फर सिस्टम, अब सल्फर सिस्टम में क्या होगा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना एग्जाम में पक्का आता है ऑलमोस्ट, और कंपटीशन में भी इससे कोई छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके में रखना है। अब सल्फर वाले सिस्टम में क्या होगा, ठीक है। मैं क्लोज कर्व नहीं कर रहा हूँ, क्लोज मतलब पूरा क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्लोज भी में भी आता है, बुक वगैरह में दिया रहता है, तो क्लोज से भी समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, ठीक है, और इस साइड हमारा होगा प्रेशर, इस साइड होगा हमारा प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर। अब सल्फर सिस्टम में क्या होगा ना, सल्फर सिस्टम में देखना, सल्फर सिस्टम में हमारा जो ग्राफ बनेगा, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं फिर समझना कि जो सल्फर सिस्टम में पॉइंट स्टार्ट होगा समथिंग में यूं, ठीक है, फिर यूं, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी जो फ्यूजन कर्व यही होगा, फ्यूजन कर्व भी होगा, ट्रांजिशन कर्व भी यही होगा, ठीक है। तो अभी दोनों बताऊंगा, फ्यूजन कर्व कहाँ पे, ट्रांजिशन कर्व कहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। तो दोनों बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जो ये कर्व होगा ना, ये भी प्रेशर एक्सिस से थोड़ा अवे होगा, मतलब CO2 में अवे हो रहा है प्रेशर एक्सिस से, सल्फर में भी अवे हो रहा है, वाटर सिस्टम में टूवर्ड्स होता है, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन किया और ये बना दिया, तो समथिंग अराउंड में ये हमारा सल्फर सिस्टम का ग्राफ बनने चला। अब क्यों यहाँ पे हमारा चार, क्योंकि ना जो सल्फर होता है, क्योंकि चार कर्व यहाँ पे एक साथ एग्जिस्ट होता है, हमें मालूम है ये सारे वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए चल रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। पहले है हमारा वन कंपोनेंट, वाटर भी वन कंपोनेंट का था, CO2 भी वन कंपोनेंट का था, ये भी वन कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है, वन कंपोनेंट का है। जो सल्फर होता है ना, सल्फर हमारा, ये देखो ये एग्जिस्ट किसमें करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बट जो ये इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ना सॉलिड का, ये होता है क्या, ये होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर। तो इस वजह से इसके 4 फेज हो गए। क्या हो गया, एक तो हो गया, इसका हो गया सल्फर ऑफ मोनोक्लिनिक, इसको हम लोग SM से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और हो गया SR, सल्फर ऑफ रोम्बिक सल्फर, इसको हम लोग SR से कर देते हैं। और क्या हो गया, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। इसके 4 फेज हो गए सल्फर के, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाकी अभी समझ जाओगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, इजी ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझाते हैं, ग्राफ को समझते हैं। समझ में आया ये ऐसा क्यों बना रहे हैं। याद रखना, वन कंपोनेंट सिस्टम पे जो 3 फेज होगा, मतलब कि एक पॉइंट पे 3 फेज ही आ सकता है, 4 फेज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता वन कंपोनेंट सिस्टम में, ठीक है, ध्यान में रखना। इसीलिए देखो यहाँ पे भी 3 ही फेज है, इस पॉइंट पे भी 3 फेज है। नहीं तो जैसे वाटर के में क्या होता था, तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते थे जितना पॉसिबल था सबका, लेकिन यहाँ पे 4 फेज पॉसिबल है, बट इसमें 3 फेज एक साथ ही एग्जिस्ट कर पाते, इसलिए 4 पॉइंट का कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं, नाम ही पता है ट्रिपल, मतलब 3 पॉइंट, 3 फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो ये जो पूरा रीजन होता है, ठीक है, ये होता है हमारा, मतलब कि देखो सॉलिड, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये सॉलिड का ही होता है। तो यहाँ पे जो सल्फर होता है वो रोम्बिक फॉर्म में होता है, इस वाले रीजन में जो सल्फर होता है वो रोम्बिक फॉर्म में होता है, इस वाले रीजन में जो सल्फर होता है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड सल्फर रोम्बिक फॉर्म, सॉलिड सल्फर इन मोनोक्लिनिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सल्फर जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, यहाँ पे मैंने लिक्विड लिख दिया। यहाँ पे जो सल्फर होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है, यहाँ पे वेपर्स या गैसियस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया, इस वाला रीजन जो है रोम्बिक फॉर्म, ये वाला रीजन मोनोक्लिनिक, ये जो रीजन है हमारा, ये हमारा लिक्विड रीजन है सल्फर का, ये गैसियस रीजन है, ठीक है। अब देखो, अब आता है, देखो यहाँ पे कितने, ये एक ट्रिपल पॉइंट हुआ, एक ट्रिपल पॉइंट ये हुआ, एक ट्रिपल पॉइंट ये हुआ। पहले हम लोग ना टेम्परेचर समझ लेते, 30 डिग्री पे कौन सा। अब देखो, तो अगर ये सॉलिड है, ये गैसियस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा कर्व हुआ, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में या गैसियस स्टेट में, तो ये कौन सा कर्व हुआ, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। तो ये हमारा जो कर्व होगा ये होगा सब्लिमेशन हो गया, ठीक। अब इस वाले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक ये आपस में इक्विलिब्रियम में है इस कर्व से, मतलब सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक, जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है ना, तो उस वाले अगर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। अगर हम लोग कोई पॉइंट का नेम देना चाहें, ये ए दे दिया हमने, इसको हम लोग, चलो इसको बी सी डी, ठीक है, ABCD। तो जो हमारा बी और सी है ना, ये हमारा ये होगा ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। कौन सा कर्व होगा, ट्रांजिशन कर्व होगा, ठीक है, ये हमारा होगा ट्रांजिशन कर्व। और जो हमारा सी से ये सपोज हम लोग कहाँ तक था, डी था, ये हम लोग ई ले लेते हैं, ये हम लोग एफ, ठीक है। जो हमारा सी और एफ का रीजन होगा, ये कर्व, ये हमारा होगा क्या, ये रीजन होगा हमारा फ्यूजन का, ठीक है, ये हम होगा हमारा फ्यूजन का। अब यहाँ पे क्या होगा ना, बेसिकली यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है, ये वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए ना हम लोग क्योंकि सल्फर तक वन कंपोनेंट सिस्टम का है, तो हम लोग वन कंपोनेंट सिस्टम वाला इस वाले वीडियो में समझ लेते हैं, और सेकंड पार्ट में
जो कि पहले फर्स्ट में हमने फेज डायग्राम ऑफ वाटर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेकंड वाले में ये वन कंपोनेंट सिस्टम का जितना पॉसिबल ग्राफ था जल्दी जल्दी इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो थर्ड वाले आएंगे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेकंड कंपोनेंट सिस्टम का जो थोड़ा थोड़ा ग्राफ है वो देख लेंगे, ठीक है। जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। और बाकी बुक में और भी सारे ग्राफ है तो उसको हम लोग बाद में कभी कवर करेंगे, बट जो भी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और ये गैसियस फॉर्म हो गया, फ्यूजन कर्व। और ये हमारा हो गया, और देखो सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर गैसियस फॉर्म, तो ये क्या होगा, सॉलिड ही तो है, तो इसलिए भी ये वाला भी कर्व क्या होगा, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है, सब्लिमेशन कर्व हो गया। और ये वाला क्या हो रहा है यहाँ पे देखना, अच्छा ये देखना, मोनोक्लिनिक से लिक्विड में जा रहा है, तो ये कर्व क्या हुआ, ये वाला भी कर्व जो होगा हमारा ये होगा फ्यूजन कर्व, ठीक है। और ये वाला कर्व क्या हो गया हमारा, वेपराइजेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग सारे कर्व के नेम लिख लिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो ये फ्यूजन कर्व है यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम में रहता है, यहाँ पे जो सल्फर इन मोनोक्लिनिक फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इस कर्व पे क्या होगा, इस कर्व पे सल्फर इन लिक्विड फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। इस कर्व पे क्या होगा, इस वाले फ्यूजन, देखो दो फ्यूजन का कर्व है, दो सब्लिमेशन का कर्व है, बट वेपराइजेशन का एक कर्व है, ट्रांजिशन का एक कर्व है, ठीक है। इस वाले फ्यूजन कर्व पे क्या होगा, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इस वाले कर्व रीजन में क्या होगा, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन मोनोक्लिनिक फॉर्म, ठीक है। देखो हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले रीजन में सल्फर इज रोम्बिक फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन, ये कौन सा फॉर्म है हमारा, ये है हमारा गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने सबका इक्विलिब्रियम बता दिया, ये वाला भी बता देता हूँ, ये सल्फर इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन गैसियस फॉर्म, ये सबका हमने बता दिया कि कहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। अब आता है पॉइंट, कहाँ पे इसका मतलब कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा रोम्बिक सल्फर का, तो ये इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसीलिए 1 बाय 1 करके बनाया जिससे तुम्हें समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। जहां पर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर बाद में फिर से देख लेना, ठीक है। तो ये ना इसको हम थोड़ा, क्योंकि लिखा है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बनेंगे हमारे। तो इस वाले जो सब्लिमेशन कर्व है यहाँ से आ रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा हम ना एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटेंड, ठीक है। और इस वाले कर्व को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे भी इस वाले कर्व को हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जो ये पॉइंट आया ये वाला, ठीक है, ये अगर हम ये टेम्परेचर वाले एक्सिस से मिलाएं, ठीक है, ये स्केल में नहीं है, नॉर्मल ले रहे हैं, तो जो एक मिनट देखता हूँ आ रहा है फोन में या नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है। जो ये वाला होगा ना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होगा हमारा जो होगा 114 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो ये होगा ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पे है, ये हमारा होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर, ठीक है, ये हो गया। और जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये हमारा जो होगा, ये होगा जो 95.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो यहाँ पे देखना, ये वाला जो ट्रांजिशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व और ये रोम्बिक वाला कर्व, ये जो एक साथ हो रहा है ना, ये ट्रांजिशन कर्व जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो होगा, ये वाला टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारा हुआ ट्रांजिशन टेम्परेचर।
और इसमें जो ये वाला पॉइंट थोड़ा इसको अगर टेम्परेचर एक्सिस से मिक्स करोगे, टेम्परेचर एक्सिस से, तो ये क्या होगा, देखो जो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। ऑपरेशन नहीं भी याद रहेगा ना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या होएगा, यहाँ पे जो आएगा ना, ये हमारा आता है 120 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या होता है, ये हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, देखो रोम्बिक, ये यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर जो है यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से जैसे ही टेम्परेचर करोगे तो ये जो होगा ना, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर, सॉरी मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ये कर्व से देख लिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर कितना हो रहा है, 120 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर कितना हो रहा है, 114 डिग्री सेल्सियस। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा क्या आ रहा है, 95.6 डिग्री सेल्सियस, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। सब्लिमेशन, ठीक है, ये सारा कर्व हम लोग समझ लिए। अब आता है ना पॉइंट, यहाँ पे क्या आता है कि देखो क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पे भी आएगा, न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे भी आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तुम बुक से देख लेना, हिंट बाकी वो देगा, ऐसे कि अल्फा डिग्री चेंज हो रहा है और अल्फा बीटा ऐसे क्वेश्चन करके दिया है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना, वो बताएगा, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस उसको समझने की दिक्कत है। इस पेज इक्विलिब्रियम में ही है, एक क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व कर लेना, इसी के बेसिस पे एकदम सिमिलर डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आता है ना इक्वेशन की इक्वेशन, अच्छा अब ये पॉइंट हुआ हमारा, इस पॉइंट पे देखो कौन किसके साथ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, एट पॉइंट डी है। तो डी पॉइंट पे जो है हमारा, देखो क्या क्या है, जो हमारा ये मोनोक्लिनिक था, मोनोक्लिनिक सल्फर इज इक्विलिब्रियम विद रोम्बिक सल्फर इज इक्विलिब्रियम विद सल्फर इन लिक्विड स्टेट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और सल्फर इन गैसियस स्टेट, ये वाले इक्विलिब्रियम है। हमें मालूम है, हमने पिछले भी वीडियो में, पिछले वाले ही ग्राफ में बताया था कि जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। फेज कितना है यहाँ पे फेज कितना है, 3 है। कंपोनेंट क्या है, 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, इनवेरिएंट हो गया, क्या हो गया, इनवेरिएंट, ठीक है, और इनवेरिएंट हो गया। और यहाँ पे हमारा ऐसे इस रीजन में भी देख लेंगे, निकाल लेंगे, पिछले वीडियो से एकदम सिमिलर निकलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और इस वाले रीजन में क्या आएगा, इस वाले पॉइंट पे भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा जो ये वाला टेम्परेचर होता है ना, यहाँ पे जो होता है, ये क्या होता है, ये 150 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्ट होता है 150 डिग्री सेल्सियस, और कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। ये वाला मतलब कि जो हमारा रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये वाला ट्रिपल पॉइंट है, ये इतने डिग्री सेल्सियस पे, 150 डिग्री सेल्सियस और 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हमारा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे हम लोग सबका इसका भी निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे भी इनवेरिएंट ही आएगा, यहाँ पे भी इनवेरिएंट आएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा और सल्फर सिस्टम में और क्या बचता है, क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो हमारा क्लैपेरॉन इक्वेशन होगा ना, क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, dp बाय dt इज इक्वल टू, सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, मोलर इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फेज, हम ट्रांजिशन फेज का लिख रहे हैं तो ट्रांजिशन फेज लिख दिया हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन फेज देखना कहाँ से आ रहा है, रोम्बिक फॉर्म से किसमें हो रहा है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, मतलब कि हमारा एक तरीके से मोनोक्लिनिक फॉर्म वाला फायदा हो गया, तो ये जो हो जाएगा मोनोक्लिनिक वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक फॉर्म माइनस वॉल्यूम ऑफ रोम्बिक फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मालूम भी होगा जो हमारा डेंसिटी होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ जो रोम्बिक होता है, डेंसिटी ऑफ रोम्बिक जो होता है वो होता है 2.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो डेंसिटी ऑफ मोनोक्लिनिक होता है
ये होता है 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम हमें मालूम है, डेंसिटी इक्वल टू होता है, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसलिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा, मास कम, वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रोम्बिक सल्फर, ठीक है। इस वजह से इसका ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा, मतलब कि मोनोक्लिनिक का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रोम्बिक सल्फर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, ln P2/P1, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फेज, ओके, डिवाइडेड बाय R, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T2 डिवाइड माइनस 1/T1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सल्फर ऐसे हम फ्यूजन का भी लिख सकते हैं, ऐसे हम सल्फर का भी लिख सकते हैं, मतलब सब सारे फॉर्म का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ इस वीडियो में हमने क्या क्या किया। अच्छा, और इसमें कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है, हाँ। अच्छा, ये जो है ना, ये मेटा स्टेबल स्टेट का ये तरीके से हो रहा है, ये आपस में पॉइंट होके यहाँ पे आया है, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट को ऐसे एक्सेस किया, ठीक। और जो ये ग्राफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करने को एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हमने बोला था कि स्टार्टिंग में कि सारा कवर कर लेंगे, बट वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो बहुत छोटी सी होगी, क्योंकि मेन पॉइंट समझने में हमें यही वाला था, ठीक है। तो उस जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें हम कूलिंग कर बता देंगे, कॉन्ग्रुएंट, ऑपरेटेक्टिक, कॉन्ग्रुएंट, ये सारे चीज उसमें डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और जो होगा वो ज़्यादा होएगा नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो टू कंपोनेंट सिस्टम वाले जो ग्राफ है उस वाले वीडियो में कर लेंगे। तो इसमें बस इतना ही है, और इसको नोट डाउन करो और अच्छे से पढ़ाई करो, तब थैंक यू।